नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार। मैं हूं प्रशांत रंजन। इस वक्त मेरी आवाज़ सुनो कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी आवाज़ सुनो के तहत हम आपके बीच समाज के समाज के वैसे लोगों को, वैसे नागरिकों को लाते हैं जिनकी आवाज़ को दूर तक सरकार और समाज तक पहुंचाना आवश्यक है, और उसको हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। आज के भी इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ 2 अतिथि उपस्थित हैं और इनसे हम समझेंगे कि समाज के अलग अलग वर्ग, जैसे कि दिव्यांगजनों के लिए जो सुगम्य भारत अभियान चल रहा है, वो अभियान कितना सार्थक है। दूसरा, हम ये भी समझेंगे कि दिव्यांगजनों की चुनौतियां क्या क्या है, समस्याएं क्या क्या है, उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं और उस दिशा में सरकारें किस प्रकार काम कर रही हैं। दिव्यांगजनों की चुनौतियों, समस्याओं और उनके लिए उपलब्ध अवसरों के विविध आयामों की हम पड़ताल करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इन दोनों अतिथियों से। तो चलिए हम सबसे पहले अपने अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ डीडी बिहार की स्टूडियो में उपस्थित हैं रश्मि तिवारी जी, जो राज्य आयुक्त निष्पक्षता कार्यालय में पदस्थापित हैं। रश्मि तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप। आज हमारे दूसरे अतिथि हैं श्री देवनाथ राय जी, जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय खासपुर मनेर में प्रधानाचार्य के रूप में पदस्थापित हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम चलते हैं सबसे पहले रश्मि तिवारी जी के पास और उनसे कुछ सवालों के माध्यम से समस्याओं को समझने का प्रयास करते हैं। रश्मि तिवारी मैम, आप खुद राज्य सरकार में पदस्थापित हैं और दिव्यांगजनों के लिए आमतौर पर ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं मोटे तौर पर, जिसको सामान्य जन भी समझें और सरकार भी समझे। चूँकि समझना इसलिए ज़रूरी है, जब तक उन समस्याओं को हम चिन्हित करके समझेंगे नहीं, तब तक उसके समाधान की दिशा में हम कुछ प्रयास नहीं कर सकेंगे। तो मैडम, सबसे पहले तो उन समस्याओं पर बात हो जाए जिसको समझना ज़रूरी है हमारे लिए। दिव्यांगों के लिए पहली समस्या तो है समाज में उनका एक स्थायी सम्मान होना जी। ये सबसे बड़ी चीज़ है। ये और बात है कि हम अगर कार्यालय में हैं तो कोई हमारे सामने कुछ बोलता नहीं है, लेकिन पीछे या कोई आगे आकर बोले, पीछे से कोई बोले अगर वो पता चल जाए तो बहुत हास्यास्पद लगने लगता है अपने आप में। तो पहली चीज़ है कि समाज इसको समझे। अगर कोई लड़की या लड़का दिव्यांग है तो उसको उचित सम्मान मिले, यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर ये सही है तो सरकार की बनाई नीति सारी बहुत बढ़िया है, वो अपने आप पटरी पे चलती चली जाएगी। जी, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि पहले हम लोग समझें और एक सम्मान की दृष्टि से देखें। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे देवनाथ राय जी के पास। सर, आप शिक्षक हैं, समाज को मार्गदर्शन देते हैं, समाज का मार्गदर्शन करते हैं, शिक्षित करते हैं, जागरूकता लाते हैं, जो समाज में नई पीढ़ी में बुराइयां हैं उसको दूर करते हैं शिक्षा के माध्यम से, स्कूल में भी और स्कूल के बाहर भी। एक शिक्षक के रूप में और एक दिव्यांगजन के रूप में आपके अनुसार ऐसी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो दिव्यांगजन अपने दैनिक दिनचर्या में, रोज़मर्रा के जीवन में उससे दो चार होते हैं, और जिस पर सरकारें अगर काम करें तो जो लाखों दिव्यांगजन इस देश में हैं उनको सहूलियत हो सकती है? ऐसे तो हम देखे हैं अभी तक सरकार के तरफ से तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन अभी भी कुछ ज़रूरी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। अब जैसे कोई बच्चा ब्लाइंड है जी, विद्यालय उसके लिए नहीं है। अब गरीब पुअर फैमिली से आता है, उसके पास साधन नहीं है कि पटना नेत्रहीन विद्यालय में अपने बच्चा को रख सकता है जी। हमारे स्कूल में ब्रेल लिपि की व्यवस्था नहीं है जिसमें ब्लाइंड बच्चा पढ़ सकता है जी। तो हम यही हमारे दिमाग से आ रही है बात कि भाई ब्लाइंड बच्चा के लिए कम से कम ब्रेल लिपि का हर पंचायत में वो व्यवस्था होनी चाहिए जी। ब्रेल लिपि से उनको लाभ होगा। जो दिव्यांग बच्चा है जो चल फिर नहीं सकता है, उसके लिए स्काउट अलाउंस तो खैर सरकार दे रही है जी। स्काउटर को मिलता है, वो बच्चा स्कूल आ पाता है। मेरे यहाँ भी 2-4 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ले करके स्काउटर रोज़ एवरीडे पहुँचाता है,
फिर यहाँ से ले जाता है। जी, तो जैसे आपने अभी स्कॉट अलाउंस की चर्चा की, और स्कॉट अलाउंस के बारे में आपको लगता है कि चूँकि आप शिक्षक हैं और देश में साक्षरता दर और उच्च शिक्षा का दर को देखते हुए क्या ऐसा है कि ऐसे भी नेत्रहीन होंगे जिनको स्कॉट अलाउंस जैसी सुविधा है तो लेकिन उन्हें मालूम नहीं है? मालूम नहीं है जी, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए किया जा सकता है, जैसे हमारे जैसे लोग शिक्षक गण, विद्वान लोग जो हैं, समाज के जागृत करने वाले लोग, उन लोगों को जागृत करना चाहिए जिनको नहीं मिल रहा है अभी तक। सरकार की तरफ से व्यवस्था तो है, लेकिन वो आदमी जान नहीं रहा है कि हम क्या क्या व्यवस्था है। उनको यह व्यवस्था से अवगत कराने की आवश्यकता है। जी, चलते हैं। हाँ जी मैडम, जिसको बोलते हैं। जी जी मैडम। और ये और एडवाइस है मेरा कि गवर्नमेंट नवोदय के तर्ज पे विद्यालय खोले। अच्छा। जिसमें नेत्रहीन और जितने दिव्यांग हों, हम नहीं कह रहे हैं कि हर जिला में खुल जाए, लेकिन एक राज्य में 2, 4, 5 ऐसा खुले जिसमें उनका बोर्डिंग, लॉजिंग और सारा फ्री हो, नवोदय के तर्ज पे। अच्छा। और वो CBSE बोर्ड में आए और उसका सारा चीज़ वहीं से हो। जी, आप मैडम कार्यरत हैं पहले से राज्य सरकार में, तो एक ब्लाइंड दिव्यांगजन होकर क्या आपको लगता है कि कार्य करने के दौरान भी उस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है? जैसे अगर फाइलों को देखती होंगी या क्या, इस बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। फाइल तो मैं देख नहीं पाती हूँ। कुछ ऐसे लड़के हैं ऑफिस में जो फाइल को रीड आउट करते हैं, फिर मैं बोलती हूँ तो वो लिख देते हैं। ऐसा है कि वो हमारा हेल्प करते हैं वहाँ। ऐसा कोई नियम नहीं बना है कि दे विल हेल्प मी, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन चूँकि हम वहाँ कार्यरत हैं और काम करना है तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं, इफ़ दे हैव टाइम तो वो आके हमको हेल्प कर देते हैं और काफ़ी अच्छा हेल्प करते हैं। मानवीय उनमें है, मानवता है उनमें, और वो मेरी मदद करते हैं जी। फाइल को लिखना, अब तो ऑफिस हो गया है तो कंप्यूटर हम चला नहीं पाते हैं, वही लोग मेरा करके फाइल पढ़ के, सुना के, और जो हम बोलते हैं उसको टाइप करके ऑफिस में सेंड कर देता है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि अगर नेत्रहीन हो गए तो उनको आने जाने सब में प्रॉब्लम हो जाती है। ही और शी नीड सपोर्ट। तो उसके लिए, क्योंकि जब आदमी बचपन से ब्लाइंड हो गया तो घर वाले भी चिड़चिड़ाने लगते हैं जी। और मतलब ऐसा कोई स्मूथ नियम तो सारी बनी हुई है गवर्नमेंट में, लेकिन वो उसको एक मिल नहीं पाता है वे, हाउ टू डिफाइन हिम और हर, अपने कैसे डिफाइन करे, या फैमिली वाले डिफाइन नहीं करवा पाते हैं जी। बहुत सारी NGOs हैं जो ये सब करती हैं, लेकिन वो भी उतना नहीं कर पाती हैं जी। लेकिन सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर रही हैं बहुत ज़्यादा, देने से लेकर और सुगम्य बिल्डिंग बनाने से लेकर। चलते हैं हम सर के पास। सर, आप इतने साल तक कई जगह गए होंगे, तो कहीं जाने में, किसी सड़क पर चलने में, ट्रेन पकड़ने में, या किसी सरकारी इमारत भवन में जाने में, निजी भवन में जाने में, किन किन प्रकार की कठिनाइयाँ और कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना किया है, जरा वो साझा कीजिए ताकि हमारे दर्शकों को कुछ पता। हाँ, परिस्थिति तो हम लोग दिव्यांग हैं ही जी। ये तो परिस्थिति के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, लेकिन तब तो है कि हौसला को बुलंद रखना है जी। एक कवि लिखा है कि हम भी कुछ हैं या ध्यान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। आदमी अपने आप को सबसे पहले तो है कि दिव्यांग अनुभव मैं नहीं करता हूँ जी। मैं दिव्यांग नहीं हूँ, भले पैर से दिव्यांग हूँ, लेकिन मेरे साथ बात करने के लिए आप आइए, जिस क्षेत्र में हमसे बात कीजिए उस क्षेत्र में हम तैयार हैं आपसे। रही बात दिक्कत के, तो हम तो पहले बच्चा, हमको कहीं ऑफिस में जाने की आवश्यकता होती है तो पूछ लेते हैं। अच्छा। कह रहे देखो भाई वहाँ सीढ़ी उढ़ी पर तो नहीं ना चढ़ना है, अगर सीढ़ी पर चढ़ना होगा तो मेरे लिए समस्या हो जाएगा जी। तो बच्चा तो मेरा कहता है चलिए हम टांग के आपको ले चलेंगे, लेकिन अनुभव तो दिक्कत होबे करता है। एक दो जगह दिक्कत नहीं होता है, हर क्षेत्र में हम लोगों को दिक्कत है। बाकी हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत जगह इस समस्या के हल कर दिया है सरकार जी। और जो जिस समस्या की, जैसे हवाई अड्डा जी, रेलवे स्टेशन पर, बड़े बड़े ऑफिस कार्यालय में मैं देख रहा हूँ कि रैंप की व्यवस्था हो गई है। सार्वजनिक शौचालयों में, हाँ, सार्वजनिक शौचालयों में। और
रैंप के साथ साथ रैंप पे बन जाएगा तो रैंप बनने से क्या होगा? जी। अगर व्हील चेयर नहीं है, कोई उसको ठेलने वाला नहीं है, तो रैंप क्या करेगा? जैसे हमको लाने के लिए अभी एक आदमी की आवश्यकता पड़ी, जी साधन ऐसा विकसित हो गया है कि जिसमें हम यहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो जितना चिकना बना हुआ है कि 7 जिंदगी में हम नहीं आ पाते। एयरपोर्ट के तर्ज पर रेलवे तो स्टेशन अभी पर भी भी होना चाहिए। अभी भी कुछ जगह पर जहाँ नहीं है, उस जगह पर उस चीज़ की आवश्यकता है कि जिससे दिव्यांगजनों को आने जाने में सुविधा हो। ऑफिस में एक आध वो आदमी उस तरह का संकेतक बहाल करने से सरकार तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा जी। कि जो जैसे हमरे जैसा आदमी आया या मैडम जैसा आदमी आया, आपसे मुलाकात करना है, इनको हाथ पकड़ करके वहाँ तक ले जाए, ये सब की आवश्यकता है। जी। इसी जिस समस्या की ओर आप इंगित कर रहे हैं, इन्हीं सब चीज़ को देखकर सुगम्य भारत अभियान चलाया गया है और उसके तहत हर जगह जहाँ जैसे पहले से दिव्यांगजनों के लिए रैंप की व्यवस्था है या कहीं कहीं तो बड़े भवन में अतिरिक्त व्हील चेयर वगैरह की व्यवस्था रहती है, इसके अनुपात को बढ़ाने के लिए ये सुगम्य भारत अभियान का हिस्सा है कि जिन भवनों में नहीं है या जिन भवनों में कम है, एक ही रैंप है लेकिन बड़ा भवन है, तो वैसे में अनुपात बढ़ाने का प्रयास किया गया है। दूसरा इसका प्रयास किया गया है मैडम, मैं आपके साथ जानकारी साझा करना चाहूँगा कि एक सुगम्य भारत ऐप लॉन्च किया गया है, मोबाइल ऐप। तो उसमें अगर कोई सुगम्य भारत ऐप लॉन्च इंस्टॉल कर लेता है दिव्यांगजन, उसको खोलते ही उसको उसके सहूलियत के लिए जितनी जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, अगर वो अपनी समस्या फीड करता है तो वो जानकारियां उसको उस ऐप के माध्यम से प्राप्त होती हैं। मैडम, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आज सूचना प्रौद्योगिकी के ज़माने में मोबाइल ऐप बना देना दिव्यांगजनों के लिए किस हद तक सहायक हो सकता है या इसमें और किस तरह के परिशोधन हो सकते हैं? बहुत बढ़िया है ये ऐप जो है सुगम्य भारत, ये बहुत बढ़िया है। अगर वो फीड करता है अपनी जानकारी लेने के लिए कुछ फीड करता है तो उसको अगर उसी टाइम मिल जाती है कि वहाँ ये चीज़ है या नहीं है जी, तो उसको कठिनाई होने से वो बच जाता है, वो परेशानी में पड़ने से बच जाता है जी। और अभी तो बिहार में बहुत जगह रैंप बन गई है और जहाँ नहीं बन रहा था वहाँ भी ऑर्डर होके रैंप का वो निकल गया है। अच्छा, तो और जगह रैंप बनने हैं और ये भी दिया गया था, हमारे कार्यालय से आदेश गई थी कि अगर आप रैंप नहीं बनाएंगे तो आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दी जाएगी। अच्छा मैम, तो आप जैसे आपने कहा कि आदेश गया था, तो निशक्ता कार्यालय से ये चूँकि आपका कार्यालय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है या निभाने वाला है सुगम्य भारत अभियान में, तो दिव्यांगजनों के लिए सहूलियत के लिए और उस कार्यालय से ऐसे क्या क्या हो सकते हैं जो सुगम्य भारत को सफल बनाने में सहयोगी हो? देखिए, हमारे कार्यालय का काम है जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसाइडेड है जी, वो अगर कहीं भी कार्यान्वित नहीं हो रही है तो वो अगर हमें पता चलता है कि वो चीज़ वहाँ कार्यान्वित नहीं हो रहा है तो उसको कार्यान्वित करवाना ही हमारा कार्य है जी। तो जो पॉलिसी मैटर डिसाइडेड है जी जी। और मान लीजिए कि कोई पॉलिसी मैटर नहीं डिसाइडेड है, उस पर कोर्ट आदेश करता है और उस पर कानून बन जाती है, फिर वो हमारा ऑफिस उस पर करवाएगा। लेकिन अगर कोर्ट के तरह कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। जी। चलते हैं सर के पास। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो निशक्त जन है, दिव्यांगजन है, उनके लिए जो नए आवास, नए घर का निर्माण हो रहा है, तो उसमें किस तरह की सहूलियतें ऐसी प्रदान करना चाहिए जो हो सकता है सामान्य जन के जेहन में वो बात नहीं आती हो, सामान्य जन उस पीड़ा को नहीं समझता है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका ध्यान अगर सामान्य जन रखें तो दिव्यांगजनों को उसमें बहुत सहूलियत होगी? अब दिव्यांगजन को सबसे पहली बात तो है कि दिनचर्या में दिक्कत होती है जी। अब जैसे सुबह उठता है वो आदमी लैट्रिन पेशाब के लिए जाता है तो उसको एक दूसरा के सहारा लेना पड़ता है। तो कुछ सरकार के तरफ से वैसा एक संस्था बनाया जाए, मकान कहीं पर बना दिया जाए कि जहाँ पर पंचायत स्तर पर कुछ 10-20 विकलांग जो बच्चे हैं वहाँ या बड़े लोग भी हैं वहाँ पर रहें, उस तरह के संकेतक चीज़ बना दिया जाए कि जिसमें उनको आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो।
बेड से लेकर के लैट्रिन बाथरूम तक। जी। लैट्रिन में भी दिव्यांगजनों के लिए विशेष प्रकार के लैट्रिन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य वाले में हाँ, उनको सामान्य उपयोग वाले करने में में दिक्कत उनको होगी। दिक्कत होती है। जी। तो उनके लिए विशेष तरह के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग अपने देश में काम कर रहे हैं कि भाई दिव्यांग को, ब्लाइंड को किस तरह की सुविधा दिया जाए। वो उन्हीं सुविधाओं में से ये सुविधा हम लोगों को मिलने की आवश्यकता है। और ये ऐसी चीज है जो हर एक दिव्यांग के लिए जरूरी है और हर दिन इसका जरूरत हर दिन जरूरत है, हर क्षण जरूरत है। जी। जबकि रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर तो आप कभी कभी जाएंगे, हाँ, लेकिन हाँ, शौचालय जैसी चीज का प्रयोग हर दिन होता है। वहाँ तो हमको यात्रा के दौरान न जाना पड़ेगा जी। लेकिन जहाँ हम हैं शौचालय तो हर घंटा 2 घंटा पर आदमी की आवश्यकता है। ये विशेष आवश्यकता है, इसको कोई आदमी रोक भी नहीं सकता है। जी। इसलिए ऐसा व्यवस्था सरकार करे कि दिव्यांगजन के लिए, जैसे बहुत सा चीज़ें सरकार पनसोखा बना रही है जल स्तर को स्थिर करने के लिए, उसी तरह से विकलांग जनों के सर्वेक्षण करा करके ठीक सर्वे करावे बृहद स्तर पर, ठीक सर्वे होनी चाहिए। ऐसे तो सर्वे होता है के लिए भी क्योंकि मैं विद्यालय में प्रधान शिक्षक हूँ। मेरे पास हर महीना में सप्ताह में 1-2 बार सर्वेयर आता है। अच्छा। हमसे पूछता है कि सर आओ कोई छूट रहा है। हाँ हाँ। तो हम तो स्वयं विकलांग हैं, इसलिए विकलांग की समस्या को जानता हूँ। जी। अच्छे लोग जो सकलांग हैं उनके पास इतना चिंता नहीं है विकलांगों के प्रति। जाहिर सी बात है वो पीड़ा नहीं हाँ, समझ पाते। पीड़ा नहीं है। जी। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो, घायल के वही जान सकता है जो घायल है। तो चूंकि आप ध्यान रखते हैं। हाँ, ध्यान रखते हैं कि उन सर्वेयर को लिख करके मैं देता हूँ कि फलाने घर में आप जाइए और वहाँ बच्चा है, वो है ब्लाइंड है या हैंडीक्राफ्ट है, आप जा करके वहाँ देखिए जी। और बच्चा के समस्या लीजिए, का आवश्यकता है उसको आप वो करवाइए। अपने देख रेख में मैं नहीं भी तो 10 गो 15 गो बच्चा को स्टाइपेंड दिलवाया हूँ, स्काउट अलाउंस दिलवाया हूँ, अपने दस्तखत मोहर से मैं दिलवाया हूँ। पोलियो अभियान जब से चला दवा पिलाने के लिए तब विकलांगता तो खैर 0 पर आ गया है। और नहीं तो मेरे गांव में हर साल 2 गो 4 गो बच्चा को मार ही देता था। जी। लेकिन ये पोलियो उन्मूलन से लगभग उन्मूलन हो गया है, थोड़ा बहुत है। तो थोड़ा बहुत तो रहबे करेगा, प्रकृति भी कोई चीज़ है ना जी। आप सब कुछ नहीं ना है। हाँ, तो वो क्या कह रहे थे कि 2-4 दिव्यांग गाँव। हाँ, तो जैसे 2-4 दिव्यांग है जी, वहाँ गहन सर्वे की जरूरत है। ठीक है। उन दिव्यांगों को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है उस पर ध्यान जाने की आवश्यकता है। तब उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जी। मैडम आप कुछ कहना चाह रही थी? कहना चाह रहे हैं कि जैसे नेत्रहीनों के लिए सिर्फ ब्रेल ही जरूरी नहीं है। अच्छा। ब्रेल के अलावा जितने भी बुक्स आते हैं उसको ऑडियो में लाया जाए। ऑडियो बुक्स के रूप में लाया जाए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो जी। और उस तरह से जब वो पढ़ाई करेगा तभी वो ऊपर आ पाएगा। हाँ, चूँकि अब तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि पहले पुस्तकें पढ़ने के लिए खास करके जो नेत्रहीन हैं उनको ब्रेल की सहायता से वो पुस्तकें पढ़ते थे। अब जबकि ऑडियो बुक की सुविधा है और मैम आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि ऑडियो बुक्स की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। और सिर्फ नेत्रहीन ही नहीं, जो मतलब पूरी तरह जो दिव्यांग नहीं भी है, जो सामान्य जन भी हैं, वे भी अब ऑडियो बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं ना है जी। जो सब्जेक्ट बुक्स है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक है उसको हम कह रहे हैं कि उसको उसमें लाया जाए एक्सेसिबल में, जो वो पढ़ सके। जी, इसको नई शिक्षा नीति में भी इसका प्रावधान है। और सुगम्य भारत योजना जब तैयार हो रही थी तो उसमें पुस्तकों के अध्ययन के लिए भी उसमें व्यवस्था की गई है। जैसे एक है वेब सामग्री अभिगम्यता दिशा निर्देश। ये वेब सामग्री अभिगम्यता दिशा निर्देश उसका अर्थ ये भी हुआ कि आजकल इंटरनेट पे जो सामग्री उपलब्ध है उसको हर तरह से दिव्यांगजन के लिए वो उपलब्ध हो पाए। जैसे अगर वो नेत्रहीन कोई वेब का इस्तेमाल कर रहा है भारत में तो उसको ऑडियो के रूप में उपलब्ध हो जाए। अगर कोई बधिर व्यक्ति उपयोग कर रहा है तो उसको दृश्य के रूप में उपलब्ध हो जाए। कई तरीके से
या कोई अगर अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको दृश्यों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से उसको दिखाया जाए। तो ये वेब सामग्री जो अधिगम दिशा निर्देश है, ये इसी का समाधान के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। और आने वाले समय में इंटरनेट पर जो उपलब्ध सामग्रियां हैं उसको जो हमारे नेत्रहीन दिव्यांगजन हैं उसको न सिर्फ उस तक उनके पहुंच हो पाएगी, बल्कि वो सारे सामग्रियों को ऑडियो के माध्यम से आत्मसात भी कर पाएंगे, ग्रहण भी कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था सरकार ने शुरू की है और हमें लगता है कि सुगम्य भारत जो अभियान है उसका एक हिस्सा है। एक और चीज़ का मैं चर्चा करना चाहूँगा, राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति। ये जो राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति है सर, इसमें बसों, ट्रेनों और जो दूसरे छोटे वाहन हैं या सड़क पार करने को लेकर जो तरीके हैं उसमें दिव्यांगजनों को क्या सुविधा हो सकती है, इसके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। जैसे कि सामान्य सड़क पार करने में अगर दिक्कत होती है तो अंडरपास जो बन रहे हैं उस अंडरपास में रैंप की व्यवस्था है ताकि व्हीलचेयर से भी कोई दिव्यांगजन अंडरपास के माध्यम से सड़क पार कर पाए। सर, हम आपसे एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि दिव्यांगजनों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था तो है ही, आप शिक्षक हैं और एक तो मैडम ने शुरू में ही कहा था आत्मविश्वास की कमी तो और सम्मान की कमी। सर, आप शिक्षक हैं, समाज को जागृत करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, ये दिव्यांगजनों के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान का भाव लोगों में आए, इसके लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए? मैं तो समाज में यही कहता हूँ कि भाई आप किसी को दिव्यांग अगर कह रहे हो कि यह अंधा है या लूल्हा है, लंगड़ा है, यह संबोधन पहले ख़त्म करो। कहा कि समझ लो कि विधाता का बनाया हुआ स्पेशल तस्वीर है जी। इसलिए मोदी सरकार को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि विकलांग शब्द हटा करके दिव्यांग शब्द उन्होंने प्रयोग किया जी। तो दिव्यांग का मतलब दिव्य अंग, दिव्य है जी, ये अंग दिव्य अंग है, मैंने एकदम यह प्रकाशमान अंग है जो लोग दुनिया में देख सके जी। हाँ, इनके पास ये चीज है। ये 50 आदमी अगर अच्छा आदमी, सकलांग आदमी चल रहा है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, नहीं। लेकिन अगर उसमें एक दिव्यांग व्यक्ति होगा तो उस पर समाज का विशेष नज़र जरूर एक बार जाएगा जी। देखिए ये भी एगो है दिव्यांगजन जा रहे हैं। दिव्यांगजन, तो दिव्यांगजन सबसे पहले अपने आप को दिव्यांग अनुभव न करें। ठीक है, मेरा तो यही संदेश जाएगा जी कि दिव्यांग अनुभव न करें। उस समाज में जो लोग कुछ इस तरह की अटपटा बात बोलते हैं जी, उनको यह समझावें। हमारे इतिहास में, वेद शास्त्र में अष्टावक्र के नाम आप लोग सुने होंगे जी। अष्टावक्र, अष्टावक्र महान विद्वान राजा जनक जी के प्रश्न के उत्तर उन्होंने दिया था। आज जितना कैदी लोग से सब लोगों को छुड़वाए थे। तो जी, मतलब आपके कहने का अर्थ है सर कि मतलब पहले हम समाज को जागृत करेंगे जी, इस बात के लिए जी कि आप किसी आदमी को जिस बात से ठेस पहुंचता है उस शब्द का प्रयोग आप कृपया न करें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ। जो अभी सर ने कहा कि जो समाज में हमारे बीच दिव्यांगजन हैं और जिस तरह से सर ने वर्णन किया कि जिन शब्दों से ठेस पहुंचता हो, कम से कम उन शब्दों का हम प्रयोग न करें। और मैडम ने भी बताया कि किस प्रकार से अलग अलग व्यवस्थाएं की जा सकती हैं जिससे दिव्यांगजनों को सहूलियत हो। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दिव्यांगजनों की समस्याओं को देखते हुए उनके ग्रीवांस को एड्रेस करने के लिए सुगम्य भारत अभियान चलाया जा रहा है। अभी हम लोगों ने देवनाथ राय जी से और रश्मि तिवारी जी से इस बात को समझा कि किस तरह की समस्याओं का सामना दिव्यांगजन कर रहे हैं। सरकार सुगम्य भारत अभियान के तहत उन समस्याओं के उन्मूलन के लिए किस प्रकार से प्रयासरत है। हम चाहते थे कि ये जनोपयोगी परिचर्चा आगे भी जारी रहे, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है। आइए हम अपने अतिथियों को धन्यवाद देते हैं। रश्मि तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवनाथ राय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डीडी बिहार के स्टूडियो में आने के लिए। डीडी बिहार पे अन्य कार्यक्रमों का सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। हमें दीजिए अनुमति, देखते रहिए डीडी बिहार। नमस्कार।